कोलकाता डॉक्टर रेप केस। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 31 साल की एक लड़की के साथ जो दिल दहला देने वाली घटना घटी, वह वाकई में एक बेहद शर्मनाक घटना थी। आज हम इस पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था 9 अगस्त की उस काली रात को। दरअसल कोलकाता हॉस्पिटल में रात के 11 बजे एक व्यक्ति प्रवेश करता है जिसका नाम संजय रॉय था। वह हॉस्पिटल में करीब आधे घंटे तक रहता है और फिर चला जाता है। कुछ घंटों बाद 8 अगस्त की रात को, जब रात के 12 बज चुके थे, जब अगला दिन लग चुका था, यानी कि 9 तारीख को 2.5 घंटे के बाद रात के 1 बजे वो सेमिनार हॉल में जाता है और सुबह 4:37 पर वहाँ से निकलकर पुलिस बैरक में जाकर आराम से सो जाता है। संजय रॉय जब आरजीकर हॉस्पिटल के 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल से निकल रहा था तो पुलिस को उसका सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है। इस आधार पर वह 4:30 बजे वहां से निकलकर आराम से सो जाता है। संजय रॉय कौन था, ये हम आगे की कहानी में जानेंगे। आज जिस लड़की की बात हम इस कहानी में करेंगे उसका काल्पनिक नाम हम स्नेहा रखेंगे। यह नाम हमने इसलिए चुना है क्योंकि मैं कानूनी रूप से उसकी असली पहचान सार्वजनिक तौर पर नहीं दे सकती। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे मामलों में पीड़िता की पहचान और तस्वीरें सार्वजनिक करना कानूनी तौर पर सही नहीं है। स्नेहा एक गरीब परिवार की लड़की थी। स्नेहा का एक छोटा सा परिवार था। स्नेहा अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। स्नेहा के पापा कोलकाता से कई किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना में स्कूल ड्रेस बेचते थे। वे टेलरिंग का काम करते थे। स्नेहा के पापा ने दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। स्नेहा ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। स्नेहा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसने 10वीं में 90% और 12वीं में 89% अंक प्राप्त किए थे। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नीट का एग्ज़ाम भी पास किया। उसने जी और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की, लेकिन उसने एमबीबीएस को चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों से कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना और वहाँ से एमबीबीएस किया। और उसके बाद जब स्नेहा ने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजीकर हॉस्पिटल को चुना, जो उसके सौदेपुर घर से बस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। आरजीकर हॉस्पिटल में स्नेहा के ट्रेनी डॉक्टर के पद पर नियुक्ति हो गई। जल्दी स्नेहा डॉक्टर बनने वाली थी। डॉक्टर बनने के बाद स्नेहा और उसके परिवार के सारे सपने पूरे होने वाले थे। स्नेहा के मम्मी पापा चाहते थे कि उनकी बेटी एक अच्छी और काबिल डॉक्टर बने, और जब स्नेहा की बारी थी परिवार का कर्ज चुकाने की और अपने माता पिता का सपना पूरा करने की, लेकिन इसी सपने के बीच एक ऐसी काली रात आई जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया और स्नेहा अपने माता पिता का सपना पूरा किए बिना ही इस दुनिया से चली गई। स्नेहा आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन विभाग में पीजी के 2य वर्ष में थी। स्नेहा की ज़्यादातर नाइट शिफ्ट होती थी। वह रात के 10 बजे हॉस्पिटल पहुंचती थी और 36 घंटे की शिफ्ट पूरी करने के बाद दिन में घर लौट आती थी। 8 अगस्त की रात को भी स्नेहा हमेशा की तरह अपनी नाइट ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल पहुंची। उसने हॉस्पिटल पहुंचकर इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया और अपने सारे मरीजों की जांच की। तभी लगभग रात के 11 बजे स्नेहा को उसकी मम्मी का फ़ोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि हर माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों की चिंता होती है। स्नेहा की मम्मी उससे पूछती है, बेटा तुमने खाना खा लिया क्या और तबीयत वगैरह सब ठीक है ना? स्नेहा अपनी मम्मी से कहती है, हाँ मम्मी सब ठीक है और मेरी तबीयत भी ठीक है, आप चिंता मत करो। अभी मैं कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही हूँ, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाऊंगी। आप भी खाना खाकर सो जाओ। स्नेहा की बात सुनकर उसके मम्मी पापा निश्चिंत हो गए, पर उन्हें क्या पता था कि ये स्नेहा का आखिरी कॉल है। इसके बाद वो अपनी बेटी से कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। अपनी मम्मी से बात करने के बाद स्नेहा पेशेंट्स को देखने राउंड पर निकल गई। सारे पेशेंट्स को देखकर अपना काम ख़त्म करने में स्नेहा को रात के 2 बज गए, जिसके बाद उसने अपने कुछ साथियों जो जूनियर और ट्रेनी डॉक्टर थे उनके साथ मिलकर डिनर किया। उसके बाद उसने अपने सहकारियों के साथ नीरज चोपड़ा का ओलंपिक मैच भी देखा। फिर स्नेहा बहुत थकी होने के कारण अपने दोस्तों को बोलकर कुछ देर के लिए आराम करने के लिए इमरजेंसी बिल्डिंग के 4थी मंजिल पर सेमिनार हॉल में चली गई। ये ऐसा एक सामान्य हॉल था जिसमें कई दरवाजे थे और उसके बगल में हॉस्पिटल का कॉरिडोर था। यह सेमिनार हॉल केवल नाम का ही सेमिनार हॉल था, जिसमें लगभग 25 से 30 कुर्सियां रखी हुई थी, जहां छोटे छोटे कार्यक्रम, मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती थी। इस हॉल में आराम करने के लिए एक गद्दी रखी हुई थी। यह पहली बार नहीं था कि वो कभी यहाँ नहीं आई थी। इससे पहले भी कई बार स्नेहा और दूसरे ट्रेनी डॉक्टर यहाँ आराम करने आया करते थे।
मगर इस सेमिनार हॉल में साउंड प्रूफिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। रात के लगभग 2 बज चुके थे। हॉस्पिटल का माहौल बहुत शांत था। आमतौर पर रात में हॉस्पिटल में ज़्यादा चहल-पहल नहीं होती थी। अगर कोई इमरजेंसी केस होता था तो ही। उसे क्या पता था कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होने वाली है। उसके बाद स्नेहा को किसी ने भी नहीं देखा। सुबह के 6 से 7 बजे के बीच हॉस्पिटल का रोज़ का रूटीन शुरू हो जाता है। जूनियर डॉक्टर और अन्य कर्मचारी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। सुबह लगभग 6 बजे एक जूनियर डॉक्टर वहां जाता है, पर वहां से कोई आवाज़ न आने के कारण वो सोचता है कि शायद स्नेहा अभी भी सो रही होगी। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने काम पर लग गया। लगभग आधे घंटे बाद यानी 6:30 बजे एक वर्कर इस सेमिनार हॉल में प्रवेश करता है, और जैसे ही वो हॉल में प्रवेश करता है उसे एक बेहद दर्दनाक दृश्य देखने को मिलता है। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसने देखा कि गद्दे पर एक महिला पड़ी हुई थी और उस महिला के दोनों पैर अलग अलग दिशाओं में 90 डिग्री एंगल में फैले हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। जैसे ही उसने उस महिला के पास जाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं बल्कि स्नेहा थी। स्नेहा के शरीर पर एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कोई चोट के निशान ना हो। उसके पूरे शरीर पर गंभीर चोटें थी। स्नेहा के चश्मे को इतनी बुरी तरह से तोड़ा गया था कि उसके चश्मे के टुकड़े उसकी आंख में घुस गए थे, जिसकी वजह से उसकी आंखों से खून बह रहा था। गले को इतनी जोर से दबाया गया था कि उसके गले की हड्डी टूट गई थी। उसके हाथों की उंगलियां, कमर, पेट, सर और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े थे, लेकिन कमर के नीचे के हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। स्नेहा की बॉडी को इस हालत में देखकर उस वर्कर के रेंगटे खड़े हो गए। वो घबराकर जोर से चिल्लाता हुआ हॉल से बाहर निकला। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाकी डॉक्टर और अन्य लोग ये देखने के लिए वहाँ जमा हो गए कि क्या हुआ है, और जब उन लोगों ने स्नेहा को इस हालत में देखा तो सब लोग भी सुन्न रह गए। वहाँ मौजूद कुछ जूनियर डॉक्टर्स ने स्नेहा की सांसें चेक की कि वो जिंदा है कि नहीं, लेकिन तब तक स्नेहा की सांसें बंद हो चुकी थी। सेमिनार हॉल में पड़ी लाश की खबर अब तक पूरे हॉस्पिटल में फैल चुकी थी। तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और यहाँ तक कि अस्पताल के बाकी कर्मचारी भी सेमिनार हॉल पहुँच चुके थे। लेकिन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ होने के क्राइम सीन की अहमियत जानने के बावजूद हर कोई जाने अनजाने क्राइम सीन के सबूतों को अपने जूतों, चप्पलों और हाथों के निशान से मिटाता रहा। लाश के इर्द गिर्द शायद ही कोई ऐसी चीज़ थी जिस पर भीड़ ने अनजाने में अपनी निशानियां न छोड़ी हो। ये वो पल था जब मौकाए वारदात से सबूतों के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ हुआ। 9 अगस्त 2024 सुबह करीब 7 बजे कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के मोबाइल पर पहला फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाला हॉस्पिटल स्टाफ का ही था। उसने डॉक्टर घोष को पहली बार ये जानकारी दी कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी है। पूरी जानकारी देने के बाद फ़ोन कट जाता है। अगले कुछ मिनटों में फ़ोन करने वाला अब डॉक्टर घोष को व्हाट्सएप पर जूनियर डॉक्टर की लाश की तस्वीर भेजता है। लाश तब तक सेमिनार हॉल में पड़ी ही थी। डॉक्टर संदीप घोष आरजीकर हॉस्पिटल से लगभग आधा घंटा की दूरी पर फूल बागान इलाके में रहते थे। खबर मिलने के बाद ही वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और फ़ोन पर जानकारी मिलने के बाद लगभग सुबह 8 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आते ही वो सीधे सेमिनार हॉल में जाते हैं। ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी अब भी वहाँ वैसे ही पड़ी थी। चूँकि हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टरों ने पहले ही नब्ज़ और धड़कनों से यह पता लगा लिया था कि ट्रेनी डॉक्टर अब जिंदा नहीं है, इसलिए लाश अपनी जगह पर पड़ी रही। हॉस्पिटल के तमाम खास लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर घोष ने पहली बार सुबह 9 बजे खुद ही पुलिस को ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर की जानकारी दी। चश्मदीदों के मुताबिक सेमिनार हॉल में पहली बार सुबह 6 बजे बॉडी देखी गई थी। हॉस्पिटल में प्रिंसिपल डॉक्टर घोष के 7 बजे बॉडी की जानकारी मिली, जबकि उन्होंने सुबह 9 बजे पुलिस को फ़ोन किया। यानी बॉडी देखे जाने के पूरे 3 घंटे बाद पहली बार पुलिस को लाश की जानकारी दी गई थी। 9 अगस्त 2024 को सुबह 10:53 पे आरजीकर हॉस्पिटल से स्नेहा की मां को पहली बार फ़ोन किया गया, यानी लाश मिलने के 4 घंटे और 53 मिनट बाद। फ़ोन करने वाले ने बताया कि वो आरजीकर हॉस्पिटल से बोल रहा है। इसके बाद उसने कहा कि आपकी बेटी अचानक बीमार पड़ गई है। इसके बाद फ़ोन कट जाता है। स्नेहा की मां ने घबराकर फ़ौरन उसी नंबर पर वापस कॉल किया और पूछा कि उसकी बेटी को क्या हुआ है, तो सामने से जवाब मिला कि आप फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाइए, और फ़ोन फिर से कट गया। स्नेहा की मां ने फिर उसी नंबर पर फ़ोन लगाया। इस बार फ़ोन उठाने वाले ने कहा कि वो असिस्टेंट बोल रहा है।
आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। इतना कहते ही फ़ोन फिर से कट गया। बेटे की खुदकुशी की खबर सुनते ही बदहवास माँ बाप फ़ौरन आरजीकर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। उनके घर से हॉस्पिटल की दूरी लगभग 1 घंटे की थी। स्नेहा के मम्मी पापा दोपहर 12 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ उन्हें उनकी बेटी से मिलने नहीं दे रहा था। स्नेहा के मम्मी पापा लगातार उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे कि एक बार उन्हें उनकी बेटी का चेहरा तो देखने दो, पर किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। हॉस्पिटल पहुंचने के करीब 3 घंटे के बाद दोपहर 3 बजे पहली बार स्नेहा के मम्मी पापा को उनकी बेटी की लाश दिखाई गई। जब स्नेहा की मां ने बॉडी देखी तो उसके शरीर पर कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा था। दोनों पैर अलग अलग दिशा में फैले थे और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। हाथ टूटे हुए थे, आँख और मुंह से खून बह रहा था। लाश देखते ही मौके पर ही मां ने डॉक्टरों से कहा, यह सुसाइड नहीं मर्डर है, मेरी बेटी का कत्ल किया गया है। लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी ये आसानी से बता सकता था कि ये मर्डर है। तो फिर हॉस्पिटल ने स्नेहा की मां से सुबह 2 बार झूठ क्यों बोला? पहला झूठ ये कि वो बीमार है और दूसरा कि उसने आत्महत्या की है। जिस असिस्टेंट ने स्नेहा की मां से ये बात कही थी कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, उससे शुरुआत में जब कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपनी सफाई में ये कहा कि क्योंकि डॉक्टर की मौत हो चुकी थी इसलिए वो घर वालों को सीधे ये सच्चाई नहीं बताना चाहते थे, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल आने को कहा गया। पर सवाल ये है कि अगर डॉक्टर की मौत को छुपाना ही था तो पहले कॉल में बीमार होने के बाद कहने के बाद दूसरी बार आत्महत्या की बात क्यों कही? असिस्टेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बाद में स्नेहा के पापा को वो सेमिनार हॉल दिखाया गया जहां उनकी बेटी की लाश मिली थी। पिता ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी का कत्ल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ है, बल्कि उसे मारने के बाद लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया है। 9 अगस्त 2024 शाम को करीब 4 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही स्नेहा की लाश का पोस्टमार्टम किया गया। ऐसा किसके कहने पर किया गया? क्यों किया गया? इसका जवाब भी सीबीआई की टीम तलाश कर रही है। 9 अगस्त 2024 रात 8 बजे पोस्टमार्टम हो जाने के बाद रात को 8 बजे स्नेहा की लाश उसके घर वालों को सौंप दी गई। पुलिस और हॉस्पिटल की टीम भी परिजनों के साथ मौजूद थी। जब परिजन लाश लेकर गए तो ये सब भी उनके साथ गए थे। 9 अगस्त 2024 की रात को 11:45 पर इस सनसनीखेज वारदात की सारी कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद पुलिस ने रेप और मर्डर का मामला दर्ज किया। रात 9 बजे तक ट्रेनी डॉक्टर की मौत की खबर आरजीकर हॉस्पिटल की चारदीवारी के अंदर ही थी, लेकिन इसके बाद जो कहानी मीडिया के जरिए बाहर आई वो आधी अधूरी थी। कुल मिलाकर कोलकाता पुलिस ने शुरुआत में ही केस और जांच को जिस तरीके से लेना चाहिए था वैसा नहीं लिया। लिहाजा शनिवार आते आते डॉक्टर की मौत और रेप की बातें धीरे धीरे हॉस्पिटल की चारदीवारी से निकलकर पहले कोलकाता और फिर पूरे देश में पहुंच गई। एक साथ दर्जनों बातें लोगों ने फैल गई। सब अपना अलग अलग अनुमान लगा रहे थे। घटना सामने आने के बाद सरकार ने इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को दूसरे कॉलेज में तैनाती दे दी, जिसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। बाद में यह केस सीबीआई पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने डॉक्टर स्नेहा के मामले की गहनता से जांच शुरू की। हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। तभी हॉस्पिटल का एक कर्मचारी सुबह 4 बजे के बीच सेमिनार हॉल में घुसता हुआ सीसीटीवी में दिखा। इसी तरह 40-45 मिनट बाद वो कर्मचारी जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से निकलता हुआ नजर आया, लेकिन कर्मचारी का चेहरा ढका हुआ था, इस वजह से उसकी पहचान ठीक से नहीं हो पाई। ऐसे में पुलिस के सामने ये पता लगाने की बड़ी चुनौती थी कि आखिर आरोपी कौन है। जब कर्मचारी हॉल में गया तो उसके कानों में हेडफोन लगा हुआ था। घटना में पुलिस को स्नेहा के पास एक हेडफोन पड़ा मिला था। अचानक पुलिस का ध्यान गया कि बाहर आते वक्त उसने हेडफोन नहीं पहना था। अब पुलिस को इस मामले में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा सबूत मिल चुका था, इसलिए पुलिस ने सभी कर्मचारियों को बुला लिया, जिसमें वो कर्मचारी भी था। पुलिस ने सभी के फ़ोन जब्त कर लिए और वो ये देखने लगे कि उन्हें मिला हुआ ब्लूटूथ किस मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो रहा है। उन्होंने देखा कि सिर्फ एक फ़ोन से ब्लूटूथ ऑटोमेटिक कनेक्ट था। वो कर्मचारी था संजय रॉय, और संजय रॉय के बूट पर खून के निशान भी थे, जो स्नेहा के खून से मिलाए गए तो वो मैच हो गए। बस इसी वजह से पुलिस ने कर्मचारी संजय रॉय को संदिग्ध आरोपी मानकर गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। अब आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है और कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। आइए देखते हैं कि कौन है संजय रॉय। संजय रॉय 2019 में यहाँ भर्ती हुआ था। वो पुलिस चौकी में काम करता था। क्योंकि वो यहाँ लंबे समय से काम कर रहा था, इसलिए उसे हर विभाग के बारे में जानकारी थी। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और फिर स्नेहा को
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तब ये स्पष्ट हो गया कि उसके साथ रेप हुआ है। उसके पूरे शरीर पर खरोंचों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि यह एक हत्या हो सकती है। उसके शरीर पर जगह जगह लगे घाव और उसकी कमर और ओटी पेट की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। उसके परिजनों के सदस्य और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को संदेह है कि यह सामूहिक बलात्कार का एक रूप है। घटना सुबह 3 से 6 बजे के बीच की है। खुद को बचाने के लिए उसने अंत तक कोशिश की होगी। आखिरकार उसकी जान चली गई। उसकी मौत के बाद भी आरोपी उसके साथ ज्यादती करता रहा था। शायद उसी जगह पर काम करते समय उसकी नज़र पहले से ही स्नेहा पर थी और उस दिन उसने उसे सेमिनार हॉल में अकेला पाया और उसके अंदर का शैतान जाग गया। वह पहले से ही नशे में था और उसने जिस स्त्री को वह पसंद करता था उसे अपने सामने देखकर उसने राक्षस की तरह उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस को उसके मोबाइल फ़ोन से कई अश्लील वीडियो मिले। यह भी पता चला कि उसके मोबाइल में मिला टेक्स्ट बेहद क्रूर और हिंसक था। आरोपी संजय रॉय ने अपनी उम्र के हिसाब से 4 शादियां की थी। वो 35 वर्ष का था। 3 पत्नियां पहले ही उसे छोड़कर भाग चुकी थी। चौथी पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। वह अपनी पत्नियों से भी दुर्व्यवहार करता था। उनके घर में उसकी माँ और 2 बहनें थीं। उसकी दोनों बहनें अच्छे पद पर कार्यरत थीं। यकीन नहीं होता कि उनका भाई इतने निचले स्तर पर जाकर ऐसी हरकत कर सकता है। वो अपने साथ काम करने वाली महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ करता था, तभी तो कोई उससे रिश्ता नहीं रखता था। आरोपी संजय रॉय कलकत्ता पुलिस का एक नागरिक स्वयंसेवक है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के सभी विभागों में उसकी पहुंच थी। उसका कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता था। एक दिन एक महिला अपने बेटे के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गई। उस वक्त आरोपी संजय रॉय ने खुद उससे बात की थी। दवा खरीदने से पहले संजय ने उसे पता लगे बिना उसका नंबर भी ले लिया। तब से वो इस महिला को फ़ोन कर परेशान कर रहा था। इसी तरह वो कई महिलाओं को फ़ोन करके मिलने के लिए दबाव बनाता था। साथ ही चैट वायरल करने की धमकी भी देता था ताकि ये महिलाएं कुछ ना कर सकें। वह अक्सर महिला सहकर्मियों को परेशान करता था। यदि इनमें से किसी महिला ने पहले इसकी शिकायत करने की हिम्मत की होती तो शायद आज उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसी भयानक हरकत ना हुई होती। शायद आज वो जिंदा होती। कोलकाता के आरजीकल मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर से गैंगरेप हुआ था। फिर उसकी हत्या की गई थी। अभी तक कोलकाता पुलिस की जांच में एक आरोपी संजय रॉय को पकड़ा गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित डॉक्टर के वजाइना से 151 ml सीमन मिला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट को देखने वाले डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी का कहना है कि इतना सारा सीमन मिलना इस बात का संकेत है कि डॉक्टर के साथ कई लोगों ने रेप किया, क्योंकि किसी एक शख्स से इतना सारा सीमन नहीं मिल सकता। डॉक्टर के पैर 90 डिग्री तक खुले थे। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रबंधक पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस केस के अन्य आरोपियों को क्यों छुपाया जा रहा है। घटना सामने आने के बाद सरकार ने इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को दूसरे कॉलेज में भेज दिया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। बाद में यह केस सीबीआई पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं इस मामले में मृत डॉक्टर के पिता का कहना है, जांच का कोई नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। विभाग या कॉलेज में से किसी ने भी हमारे साथ सहयोग नहीं किया। उनकी बेटी की मौत को लेकर अस्पताल प्रशासन का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हॉस्पिटल विभाग इसमें शामिल है। शमशान घाट पर 3 शव थे, लेकिन सबसे पहले हमारी बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री न्याय दिलाने की बात कर रही हैं, लेकिन जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं उन्हें जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। हमें मुख्यमंत्री से कोई संतुष्टि नहीं मिली है। हमने किसी भी मुआवजे को लेने से इनकार कर दिया है। कोलकाता के आरजीकल हॉस्पिटल में रेप और हत्या की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के पिता कहते हैं, उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो बीता वक्त याद करते हुए बताते हैं कि कैसे बेहद गरीब होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की स्टडी और एडमिशन के लिए मेहनत की और अब उसका सपना पूरा किया। स्नेहा के पिता कहते हैं कि हमने उसके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं बस एक काम कर सकता हूँ और वो ये कि मैं उसके दोषियों को सज़ा दिलवा पाऊँ। जिस दिन उन्होंने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा था, उस दिन को याद करते हुए पिता कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के कल्याणी में कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम हॉस्पिटल की लिस्ट में उसका नाम आया था।
उस दिन वो बहुत खुश थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी और कहती थी, पापा, डॉक्टर बनना और दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, आपको क्या लगता है? पापा ने कहा था, ठीक है बेटा, तुम करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमने बड़ी मुश्किल से रकम जुटा कर बेटी को पढ़ाया लिखाया और देखो क्या हो गया, हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई। ये कहते हुए वो फपक कर रो पड़ते हैं। ऐसे क्रिमिनल माइंड वाले लोगों को तो उसी टाइम फांसी पर लटका देना चाहिए। हमारे देश में तो भले ही आपके पास सारे सबूत हो और आरोपी स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर ले, फिर भी न्यायालय सख्त नहीं है। कोर्ट भी इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दे सकती। ऐसे आरोपियों को पूरी दुनिया के सामने ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उसे दोहराने वाले की रूह कांप जाए। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ज़रूर बताएं।